नमस्कार साथियों। अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरोट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के बारे में। तो इससे पहले 4 राशियों के बारे में मैं आपको 2025 में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ सकारात्मक घटनाओं के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और आज बारी है 2025 के लिए। तो देखते हैं 2025 का जो वर्ष है वो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो साथियों, 2024 बस अब जाने वाला है और नया वर्ष दस्तक दे रहा है। तो जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम कुछ अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं, सकारात्मक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, गणेश वंदना करते हैं और ऐसे सभी काम करते हैं, यज्ञ पूजन हवन कीर्तन, कि जिससे जो उस काम की जो पूरी परिधि है वो अच्छी रहे और सकारात्मक रहे और मन में एक दृढ़ता सी बनी रहे कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो ग्रहों की स्थितियों के अनुसार हम सिंह राशि वालों के बारे में समझेंगे। और देखिए, कुछ अच्छा और कुछ बुरा ये सब तो हर एक के जीवन में चलता ही रहता है और इससे किसी को कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता। तो जो ग्रह हैं उनका अच्छा बुरा प्रभाव चाहे जैसा भी हो, परंतु मन में एक नई सोच, नई चेतना, नई दृढ़ता और नई उमंग के साथ नव वर्ष की शुरुआत करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। नियति को स्वीकार करना भी एक बहुत ही आवश्यक बात होता है। हालाँकि कभी-कभी ये बहुत मुश्किल होता है, असंभव भी होता है, परंतु क्या करें, जीवन ऐसा ही है। तो हमारी सोच जितनी सकारात्मक होगी उतना ही सब अच्छा होगा। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी संघर्ष हो, लेकिन हमें एक सकारात्मक सोच को बनाए रखना है और यही जीवन को सरलता से जीवन जीने की एक कुंजी है। तो आइए देखते हैं ग्रहों का कैसा रहने वाला है परिवर्तन इस वर्ष। 4 बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति और राहु केतु, इन 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन इस वर्ष होगा। तो जो शनि है वो 29 मार्च के आसपास कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई के आसपास बृहस्पति अपनी वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में जाएंगे। वृष राशि में वो अभी तक संचरण कर रहे हैं। और राहु और केतु 18 और 19 मई के आसपास उनका राशि परिवर्तन होगा और वो भी अपनी राशि को बदलकर जिस राशि में वो अभी संचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, उसको छोड़कर वो दूसरी राशियों में चले जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल हैं, वो पतित हो जाएंगे और वो भी पिछली राशि में चले जाएंगे। और गुरु भी वर्ष के शुरुआत में ही 4 फरवरी के आसपास मार्गीय हो जाएंगे। गुरु अभी वक्रीय चल रहे हैं। इस वर्ष सूर्य और गुरु की युति भी होगी, मंगल और केतु की युति होगी और वह दोनों मिलकर अंगारक दोष बनाएंगे और ये अति विशिष्ट प्रभाव देने वाला होगा। परंतु इस वर्ष की जो सबसे रोचक घटना है वो है देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना। उनकी जो गति है वो इस वर्ष बहुत ही तीव्र रहने वाली है। वह एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं, परंतु इस बार वो 6 महीने में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। 14 मई को वो वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में जाएंगे और 6 महीने वहाँ रहेंगे मिथुन राशि में और 18 अक्टूबर के आसपास वो मिथुन राशि को छोड़कर आपके 12वें घर में चले जाएंगे, अर्थात और इनकी जो स्पीड है वो इतनी तेज होगी, इसीलिए ये अतिचारी कहलाए जाएंगे। जब किसी भी ग्रह की गति बहुत तेज होती है और वो बहुत तेजी से गोचर करता है तो उसको अतिचारी कहा जाता है। ग्रहों की अपनी गति होती है और उन्हीं गतियों के अनुसार जो कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं उन्हीं के आधार पर ही प्रेडिक्शन किया जाता है। इनका ये जो गोचर है वो जाएंगे ये कर्क राशि में, जब ये 18 अक्टूबर को जाएंगे और फिर दिसंबर में ये पुनः वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। और इन सभी जो गोचर हो रहा है ग्रहों का, इनका आपकी राशि पर कुछ ना कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता रहेगा और ये बहुत विशेष होने वाला है। तो आइए हम बारी बारी करके हर ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में।
तो मंगल अभी वक्रीय चल रहे हैं और ये दिसंबर 2024 में 7 या 8 दिसंबर के आसपास वक्रीय हुए थे और 21 जनवरी तक ये पतित भी हो जाएंगे अर्थात 2025 की शुरुआत में ही ये पतित हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है साथियों, जब ग्रह जो है वो अपनी पिछली राशियों में चले जाते हैं वक्री होने के कारण। जब ग्रह वक्री, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ग्रहों की अपनी चाल होती है और उस चाल या गति के आधार पर ही उनका नामकरण किया जाता है। तो बृहस्पति जो है उनकी गति इतनी तेज है कि वो अतिचारी हैं और जो मंगल है वो वक्रीय चल रहे हैं। तो इस तरह से कभी कभी कोई ग्रह जब वक्रीय होते हैं तो वो पिछली राशि में भी चले जाते हैं और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि ग्रह पिछली राशि में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका कोई कार्य छूट गया था पिछली राशि में। वो राशि जिस भी और वो भाव जिस भी चीज़ को बताते हैं उससे संबंधित कोई ना कोई कार्य पीछे छूट गया था, तो उसको पूरा करने के लिए ग्रह जो है वो पिछली राशि में जाते हैं। हो सकता है आपका कोई काम अटका हुआ हो, कोई रुका हुआ पैसा हो जो आपको मिलने वाला हो, तो हो सकता है कि वो इस पीरियड में वो कार्य आपके पूर्ण कर दें और इसीलिए वो आपकी पिछली राशि में जा रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि वो आपके लग्नेश सूर्य के मित्र हैं। तो जो मंगल हैं वो योगकारी ग्रह बनकर जब आपकी पिछली अपनी जिस राशि में वो इस समय विराजमान है उससे पिछली राशि में जाएंगे, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है आपका पुराना कोई पैसा कहीं पर अटका हुआ था, कोई एरियर था जो आपको मिलना था, वो इस समय आपको मिल सकता है। मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। चौथे भाव में आपकी वृश्चिक राशि, इनकी मंगल की वृश्चिक राशि पड़ती है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, माँ का है, मन का है, सुख का है, परिवार का है, वाहन का है। तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम हो, अटका हुआ हो, तो वो पूरा हो जाए। आप पहले कभी वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे, तो वो हो सकता है कि अब कुछ ऐसे परिस्थितियां बन जाएं कि आप वो प्रॉपर्टी बेच सके या खरीद सके। दोनों ही बातें वो आपकी कुंडली के अनुसार, जो ग्रहों की दशाएं हैं उनके अनुसार ही वो प्रेडिक्शन होगा। और यदि वो कोई प्रॉपर्टी है तो वो इस समय आप उसको बेचने का कार्य कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं जहां उनकी वृश्चिक राशि पड़ती है, परंतु वो चौथे से अष्टम भाव में बैठे हैं अर्थात लाभ भाव में, जहां पर मिथुन राशि है। तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी से अचानक लाभ, जिसे आप बेचना चाहते थे उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो और वो अच्छे दामों पर वो आपकी प्रॉपर्टी को आप बेच सकें। गुरु 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे और गुरु जो है वो 10वें भाव में मार्गी होंगे अर्थात जहाँ पर वृष राशि है। तो जब कोई ग्रह वक्रीय होता है तो फिर वो हर चीज को देने में देरी करता है, परंतु अब वो 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं तो फिर ये, और चूंकि वो कर्म के भाव में बैठे हैं दशम भाव में, और दशम भाव जो है वो कर्म का भाव होता है, तो फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि इस समय आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। और गुरु जो है वो नवम 8वें भाव के स्वामी भी हैं जहाँ पर उनकी जो मीन राशि है वो पड़ती है। तो यदि आप बहुत समय से जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे हैं तो संभावित है कि इस समय आपको नई जॉब मिल सके। अगर आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है तो उसका रिजल्ट आपको इस समय में मिल सकता है और वो पॉजिटिव रिजल्ट ही होना चाहिए। गुरु आपके पंचमेश भी हैं और वृष राशि में दशम भाव में बैठे हैं। तो इस समय हम ऐसा मान सकते हैं कि चूंकि गुरु हैं और वह बहुत ज़्यादा देव गुरु हैं और शुभ शुभ ग्रह हैं, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और नई जॉब में आपकी सैलरी बढ़ सकती है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पैसा आपका अटका हुआ हो एरियर के रूप में, वो इस समय आपको वापस मिल सके।
अब वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी होकर केंद्र में ही जा रहे हैं और दशम भाव में जा रहे हैं, तो फिर वो एक राजयोग ही बना रहे हैं और मार्गी भी हो रहे हैं। तो फिर आपके कर्मों में प्रधानता होगी, श्रेष्ठता होगी और आपको अपने करियर और कार्य व्यवसाय से हर प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 28 या 29 जनवरी के आसपास उच्च के होंगे और बहुत समय तक ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जहाँ पर मीन राशि है और मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि बनती है। वैसे तो सामान्यतः जो शुक्र हैं वो 27 या 28 दिनों तक ही एक राशि में रहते हैं, परंतु शुक्र और मंगल यदा कदा ही वक्रीय होते हैं, परंतु जब ये वक्रीय होते हैं तो फिर ये एक लंबे समय के लिए वक्रीय हो जाते हैं। तो जो ग्रह हैं वो सूर्य के कारण ही वक्रीय होते हैं, सूर्य की गति के कारण। तो फिर ये जो है सूर्य के आसपास ही रहेंगे, शुक्र और मंगल दोनों ही। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि शुक्र इतने लंबे समय के लिए उच्च के रहें और एक ही राशि में रहें, परंतु अभी वो इस बार ऐसा ही करेंगे और अष्टम भाव में रहेंगे और वहाँ पर राहु भी रहेंगे कुछ समय के लिए, 1 डेढ़ महीने के लिए, क्योंकि उनका जो राशि परिवर्तन है वो होगा 18 मई के आसपास और तब वो आपकी सप्तम भाव में चले जाएंगे जहाँ पर कुंभ राशि है। तो राहु और शुक्र को गुरु और चेला माना जाता है। वैसे तो राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी के भी बस में नहीं आते हैं। सूर्य के साथ बैठते हैं तो उसको भी ग्रहण लगा देते हैं और बाकी भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो कोई ना कोई दोष बना देते हैं। परंतु शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं और राहु दैत्य ही है। तो जो शुक्र हैं वो उसको कंट्रोल करने का काम अच्छा करते हैं। तो हम इस समय में ये मान सकते हैं कि धन की दृष्टि से और नाम कमाने की दृष्टि से और पैसा किसी भी तरीके से चाहे मिले या फिर आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो, इस समय में ऐसा हम समझ सकते हैं। जब तक शुक्र राहु के साथ रहेंगे तब तक भी अच्छा है और उसके बाद ये मीन राशि में ही रहेंगे जो कि उनके उच्च की राशि है, अष्टम भाव में पड़ती है। तो फिर उस समय में ये आपको अच्छे फल देने का ही प्रयत्न करेंगे। क्योंकि अष्टम भाव में है तो कोई हिडन इनकम, कोई गुप्त सोर्स से मिलने वाला धन, इस तरह के लाभ की प्राप्ति आपको होनी चाहिए। जो दशम भाव का स्वामी है अर्थात कर्मेश या अर्थात शुक्र, ये अपने से लाभ भाव में है क्योंकि 11वें स्थान पड़ रहा है अष्टम भाव में। तो आपको फिर अचानक से इंसेंटिव भी मिल सकते हैं। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर के भी स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी होने के कारण आपको जो इस समय रिस्क लेने की जो आपकी कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है वो आपकी वो बढ़ने की उम्मीद हम कर सकते हैं। अर्थात आपको यदि कोई कार्य करना है और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस समय में आप ले सकते हैं। वैसे तो सिंह राशि वाले वैसे भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के धनी लोग माने जाते हैं। सूर्य की राशि है, सूर्य का आत्मविश्वास बना ही रहता है। अगर सूर्य अच्छे भाव में बैठे हों तो फिर ये संभावना, जो रिस्क लेने की जो संभावना है वो इस समय में बनी रहेगी। और तीसरा भाव जो रिश्ते हैं, किसी भी रिलेशनशिप के लिए शुरुआती भाव माना जाता है। तो यदि आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो ये समय नए रिलेशनशिप में जाने के लिए बहुत अच्छा है। 8वें भाव को गुप्त भाव भी कहा जाता है, गुप्त साधनाओं का भाव भी कहा जाता है और राहु और केतु वो ग्रह हैं जो आपको किसी भी प्रकार की गुप्त साधना में पारंगत कर सकते हैं, क्योंकि वो मंत्र के कारक हैं, तंत्र के कारक हैं। तो यदि आपको कोई तंत्र साधना सीखनी है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आइए उस दिन की बात करते हैं जब 6 ग्रहों का जमावड़ा मीन राशि में अर्थात आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होने वाला है। तब उस समय में राहु, शनि, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये 4 ग्रह आपके 8वें भाव में इन 6 ग्रहों का जमावड़ा होगा। ऐसा बार बार नहीं होता है कि किसी भी एक भाव में 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएं।
इसको हम एक तरह से गृह युद्ध भी समझ सकते हैं। तो ऐसे समय में कुछ बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, विश्वव्यापी घटनाएं, किसी तरह का युद्ध, कोई प्राकृतिक आपदा। तो इस तरह का हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है जब किसी भाव में 6 ग्रहों का जमावड़ा हुआ है, या 6 से अधिक या फिर 6 से कम ग्रहों का जमावड़ा रहा है। परंतु एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इस वर्ष आपको अपने जीवन में क्लैरिटी समझ में आएगी कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। तो 6 ग्रह जो आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं, ये आपको जीवन में सफलता भी दिलाएंगे और जीवन में कोई नई राह पर भी ले जाएंगे। 29 मई को शनि का भी राशि परिवर्तन होगा और ये भी आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अष्टम के शनि कुछ अच्छा और कुछ बुरा प्रभाव भी देते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा अपनी सेहत पर ही ध्यान देना है। सेहत से जुड़े हुए जितने भी टेस्ट हैं, परीक्षण हैं, डॉक्टर का अप्रोच है, या फिर उन्होंने आपको कोई टेस्ट बताए हैं, या आपको कुछ परेशानी महसूस हो रही है, तो समय को बर्बाद किए बिना आप सबसे पहले अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। अपने सारे टेस्ट करवाइए, थोड़ा सा योग, जिम या फिर प्राणायाम जैसी चीज़ें भी आप करते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालाँकि मैं आपको यहाँ पर यही आश्वासन दूँगी कि शनि से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शनि डराने वाले ग्रह नहीं है। बस अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखिए, मुँह से कोई गलत बात मत निकालिए और अपने निर्णय को लेने से पहले अपने परिवार से राय ले लीजिए, और फिर अपने आप भी पूरा सेल्फ एनालिसिस भी कर लीजिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है। तो शनि जो है वो आपके सप्तम भाव में अभी तक विराजमान है, और अगले वर्ष 29 मार्च को 2025 में ये आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में बैठकर शनि आपके लगन को देख रहे थे। तो शनि का लगन को देखना सेहत के दृष्टि से थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। पिता पुत्र का संबंध भी है, क्योंकि जो सूर्य है लग्नेश आपके, तो सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र का संबंध है, कोई मधुर संबंध नहीं माना जाता, और ये दोनों एक दूसरे के लिए बाधक और मारक का काम करते हैं। तो आप कुंभ राशि में बैठकर शनि बहुत दिनों से आपको ही देख रहे थे। तो जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे, अष्टम भाव में जाएंगे, तो फिर उनकी दृष्टि आपके लगन से हट जाएगी। तो ये आपके लिए एक सकारात्मक समय होगा। और यहाँ बैठकर शनि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी हैं और अष्टम में आकर बैठे हैं। तो फिर कार्य व्यवसाय में सफलता मिलना तो आपको लाजमी है। जो काम आपके बहुत समय से रुक गए थे, जो जीवन रुक गया था, इस समय आपको आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। अब सप्तमेश भी शनि है, और शनि से वो इस समय वो अपने सप्तम भाव से अष्टम में बैठे हैं, अर्थात दूसरे भाव में, धन भाव में बैठे हैं। तो फिर धन की प्राप्ति होगी। आपको गुप्त साधनाओं को सीखने का भी समय मिलेगा। यदि आपकी कोई विशेष रुचि है इसमें, तो आपको इसमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी भी प्रकार की ऑकल्ट साइंस में डेवलप हो जाए, ज्योतिष में, टैरोट कार्ड रीडिंग में, पामिस्ट्री में, वास्तु में, या किसी भी प्रकार की तंत्र या मंत्र साधना में, प्राणायाम में आपका मन लगने लगे। तो इसमें आप कुछ अच्छा करने की यदि चाह रखते हैं, तो वो इस समय में आप कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो उनके लिए भी ये समय अति उत्तम है। रिसर्च में जा सकते हैं, कोई पेपर आर्टिकल सबमिट करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर रहेगी। तो कर्म की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम भाव में काल पुरुष की कुंडली में शनि की मकर राशि होती है, और अपने ही घर को यदि वो देख रहे हैं, तो जॉब चेंज के ये इस समय योग बना सकते हैं कि बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि अब आप जॉब चेंज करेंगे, तो इस समय में आप जॉब चेंज कर सकते हैं, और अच्छी अपनी शर्तों पर करेंगे, और आपको अच्छे ही परिणाम अपनी जॉब और में देखने को मिलेंगे। जो आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, उसको आप प्रदर्शित इस समय में कर पाएंगे।
तो प्रमोशन के योग भी बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव आप बहुत रहेंगे इस समय में। तो छठे भाव के स्वामी होकर वो अष्टम में बैठे हैं और वहाँ से दशम भाव को दृष्टि देंगे, तो आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना बनी रहेगी, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का भी है और नौकरी का भी है। अब शनि महाराज की सातवीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी, यानी धन भाव, इसको कुटुंब का भाव भी कहा जाता है, और अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति का भाव भी माना जाता है। और सप्तम दृष्टि जो है वो पूर्णता को प्रदर्शित करती है। तो हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई समस्या है या कोई लाभ आपको मिलने वाला था, तो वो इस समय में आपको वसीयत या किसी अन्य सोर्स के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप अपनी वाणी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। शनि की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वह आपके केंद्र के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। तो और उनकी जो आठवें भाव में जो भाव में बैठकर उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम भाव में शनि बैठेंगे तो धन के स्रोत बढ़ाएंगे, और यहाँ से जो शनि है वो आपकी लक्ष्मी स्थान को भी देख रहे हैं, अर्थात पंचम भाव को, और धन स्थान को देख रहे हैं, उसे कुटुंब भाव भी कहते हैं। दोनों धन स्थान है। तो 2, 5, 8 और 11 ये पनफर भाव कहे जाते हैं, और इसमें से शनि दो भाव को देख रहे हैं और एक में वो स्वयं बैठे हैं। तो ये तेजी से धन देने का कार्य कर सकते हैं, अर्थात धन के स्रोत को ये बढ़ा सकते हैं इस समय में। आइए बृहस्पति की बात करते हैं। तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है, इनका राशि परिवर्तन होगा 14 मई के आसपास, और ये तब आ जाएंगे वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में, जो कि आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, लाभ के भाव में है। और गुरु बहुत अतिचारी हैं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, उनकी गति बहुत तेज है। तो फिर वो यहाँ पर सिर्फ 6 महीनों के लिए विराजमान रहेंगे, और उसके बाद ये आगे बढ़ जाएंगे। तो 14 मई को बृहस्पति आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। 6 महीने तक वो यहाँ बैठेंगे, और चूंकि वो इतनी अतिचारी हैं, उनकी गति बहुत तेज है, तो वो 18 अक्टूबर को मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में चले जाएंगे, जो कि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। और 6 महीने के लिए ये आपके लाभ के भाव में रहेंगे, और इसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अतिचारी हैं। तो लाभ के भाव में बैठेंगे तो फिर ये अच्छा ही परिणाम आपको सोचना चाहिए। तो वृद्धि के ग्रह हैं, और 11वां भाव भी वृद्धि का है, तो जीवन तेजी से बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, हो अपने कार्य और व्यापार में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए सोर्सेज बनेंगे पैसा कमाने के। और चूंकि बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी भी हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति हो, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं, 11वें घर में बैठे हैं, अर्थात लक्ष्मी भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में बैठे हैं, और दृष्टि भी दे रहे हैं लक्ष्मी भाव को। तो ये पंचम भाव जो है वो आइडिया देने का भी भाव है, तो हो सकता है आपको उस समय में कुछ ऐसे आइडिया मिले कि जीवन में नए रास्ते खुलें। और जब नए रास्ते खुलते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा कर्मठ भी हो ही जाता है, और जब लाभ उसका उठाएगा वो, तो फिर जीवन में प्रसिद्धि और वृद्धि दोनों प्राप्त होंगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ेगी, और तीसरा भाव स्किल का भाव है, नई बातें सीखने का है, कम्युनिकेशन का है, नए रिश्तों की शुरुआत का है, बहन भाइयों का है, छोटी यात्राओं का है। तो फिर आप इस समय में रिस्क टेकिंग काम भी करेंगे, और नए विचार जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद भी करेंगे। और तीसरा भाव जो है वो आगे बढ़ने का भाव भी है, इम्प्लीकेशंस करने का भाव है, इम्प्लीमेंटेशन करने का भाव है, अर्थात आप जो भी सोच रहे हैं, जो आपके मन में विचार है उस समय में, उसको कार्यान्वित आप इस समय में ज़रूर करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। अब 7वीं दृष्टि जो है, जो शनि है वो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर,
और पंचम भाव संतान का भी भाव है और संतान के कारक हैं बृहस्पति, तो संतान के कारक होकर लाभ के भाव में बैठकर पंचम भाव जो कि संतान का भाव है उसको देख रहे हैं, तो फिर संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। अगर आप बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं या फिर नहीं भी सोच रहे हैं, तो हो सकता है इस समय में अचानक से आपको संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिलनी शुरू हो जाए, अर्थात आपको इस समय में संतान की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, भाग्य का साथ मिलेगा। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जॉब भी मिलेगी। क्रिएटिविटी का भाव है, नई नई चीज़ों का इसके सृजन का भाव है पांचवा, तो हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ों का सृजन भी करें, पैसा कमाने के नए आइडियाज़ खोजें, तो ये सब भी चीज़ें इस समय में आप कर सकते हैं। अब बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और सातवां भाव विवाह का होता है और व्यापार का होता है, तो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के भी मौके मिलेंगे और वृद्धि के कारक भाग्य के कारक बृहस्पति लाभ के भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो व्यापार भी बढ़ना चाहिए, नई पार्टनरशिप जो मिले वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और विवाह के योग भी बनेंगे क्योंकि ये जीवन में एक बैलेंस लेकर आएंगे। यदि विवाह की बात चल रही थी और बहुत दिनों से आप सोच रहे थे परंतु कुछ बात बन नहीं पा रही थी, तो इस समय में ये सब चीज़ें संभव हो सकती हैं। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, प्रयास करते रहिए, बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला। राहु की बात करते हैं। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टी चाल चलते हैं और हमेशा वक्रीय ही रहते हैं। तो राहु केतु का परिवर्तन भी 18-19 मई के आसपास हो जाएगा और केतु सिंह राशि में आपके लगन में आ जाएंगे और राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही समय में इनका राशि परिवर्तन होता है। तो राहु को भी विवाह का कारक ही माना जाता है, अर्थात यदि बहुत समय से विवाह नहीं हो रहा है, अटका हुआ है और राहु का संबंध किसी तरह से सप्तम भाव से जुड़ जाए, विवाह के भाव से जुड़ जाए, तो फिर ये उस समय में कारक का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं और विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करके शीघ्र विवाह कराते हैं। तो यदि आपकी विवाह की आयु है, बृहस्पति की दृष्टि है और राहु भी वहाँ बैठेंगे, तो फिर ये विवाह कराएंगे। सप्तम भाव पब्लिक का भी होता है, सोशल मीडिया का भी होता है, तो फिर ये इस समय में आपको यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रसिद्धि मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि राहु इंटरनेट के ही कारक हैं। ये आपको आपके चारों तरफ इस समय में जो भी चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है वो सब राहु ही है। और व्यापार में यदि विदेशों से आप कोई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आइए राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। तो राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो रहेगी आपके लगन पर और 5वीं दृष्टि जो है वो रहेगी आपके 11वें भाव पर। तो राहु भी वृद्धि के कारक हैं बृहस्पति की तरह और 11वें भाव पर उनकी दृष्टि भी है, बृहस्पति पहले से ही वहाँ विराजमान है। तो इसका प्रभाव हम ऐसे समझ सकते हैं कि धन तो इतना आएगा कि आप खुद भी नहीं संभल पाएंगे और आपकी इनकम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी है, तो इच्छाओं की पूर्ति, यदि आपने बहुत समय से कोई इच्छा की हुई है तो इस समय में उसकी क्रियान्वित होने की संभावनाएं भरपूर हैं। तो लाभ स्थान में बैठे बैठे हैं बृहस्पति, 8वें घर के स्वामी हैं, राहु की भी दृष्टि है वहाँ पर, तो फिर हिडन सोर्स से भी आपको इनकम मिलेगी। और अचानक से यदि कोई प्रसिद्धि मिलती है तो फिर आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये कार्य भी इस समय होने की बहुत संभावनाएं हैं। और यदि आप मैरिड हैं तो पति पत्नी की इनकम में वृद्धि हो, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। 3, 7 और 11 इन 3 भावों पर राहु का प्रभाव रहेगा। तो 3 और 7 और 11 ये काम त्रिकोण के भाव हैं और ऐसा हम मान सकते हैं कि किसी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। काम के भाव हैं, आकर्षण का भाव है, तो फिर आपको हो सकता है कि
किसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़े और आपके ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव पड़े, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस समय में फिर ये नई संभावनाएं जन्म लेंगी। आइए केतु की बात करते हैं। तो केतु भी राहु की तरह 18-19 मई के आसपास ही गोचर करेंगे और आपके लगन में आ जाएंगे। केतु अध्यात्म के कारक हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं। जो वास्तव में जिसे अध्यात्म कहते हैं वो केतु ही लेकर आते हैं। केतु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों से दूर करने का काम करते हैं। तो जो असली अध्यात्म है, सोशल मीडिया वाला अध्यात्म नहीं, जो सच में जो अध्यात्म जिसे कहते हैं, उससे जुड़ने का काम इस समय आप कर सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने का काम करेंगे। हो सकता है आपका अकेले में रहने का कुछ मन करे, लोगों से मिलने का मन ना करे, तो यही अध्यात्म कहा जाता है। जब आप सबसे कट जाते हैं और प्रभु की तरफ मुड़ने लगते हैं, तो इसको अध्यात्म भी कहा जाता है और धर्म की कैटेगरी में भी और ये धर्म भी बन जाता है। तो केतु का लगन में आना कोई विशेष अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। सबसे अधिक जो आपको ध्यान रखना है वो आपकी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। केतु लगन में आते हैं तो फिर हो सकता है कि कुछ मानसिक आपको चीज़ों के बारे में कुछ परेशानी हो तो वो उस समय बढ़ सकती हैं। अपना ध्यान रखिए, सेहत का विशेष ध्यान रखिए। यदि पेट से संबंधित कोई समस्या है, पैरों से संबंधित कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का यदि स्वास्थ्य में परेशानी है तो उसको बढ़ने मत दीजिए इस समय में और अपना ध्यान रखिए। और केतु जो हैं वो अ, उनसे थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत तो होती ही है, क्योंकि भौतिक जीवन के लिए भी ये कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, पर अध्यात्म के लिए माने जाते हैं। अब केतु जब लगन में आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि केतु भी रिसर्च के ही कारक हैं। तो केतु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, नवम पर पड़ रही है, तो धर्म त्रिकोण पूरा हो रहा है 1, 5, 9। तो फिर इस समय में हो सकता है कि आपकी धार्मिक गतिविधियां बढ़ जाएं और धर्म के प्रति आपका अनुराग थोड़ा सा इस समय बढ़ जाए। और जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं, पंचम भाव पे दृष्टि होने के कारण, तो उन विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। अपने धर्म के बारे में जानने का आपका बहुत मन करे तो ये आपको सेल्फ इंस्ट्रक्टो जो सेल्फ की जो एनालिसिस होता है उसको करने के लिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट को जो करने का जो समय होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। एक समय ऐसा भी आएगा जब मंगल और केतु साथ में होंगे। मंगल और केतु मिलकर अंगारक दोष बनाते हैं। तो ये भी आपकी सेहत के लिए ही थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि इस समय में आप यदि वाहन चला रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलाइए। अ, बिल्कुल भी तेज़ गति मत रखिए वाहन की। और यदि आप दूर की यात्रा कर रहे हैं तो फिर स्वयं ड्राइव ना कीजिए और किसी और सोर्स से आप वहाँ जाने का प्रयास कीजिए। किसी भी तरह की चोट चपेट से बचने का प्रयास इस समय आपको करना चाहिए। हालाँकि मंगल जब लगन के ऊपर से संचरण करते हैं तो उसको करियर के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है, धन के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु लगन में केतु का आना अर्थात उस समय में क्रोध में और इरिटेशन में, चिड़चिड़ाहट, ये सब चीज़ें बढ़ने लगें आपकी। परंतु कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये सही है। और मंगल प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, तो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इस समय में यदि कोई वाद विवाद चल रहा है तो आपको सॉल्व करने का इस समय आपको अच्छा मौका मिलेगा। अब मंगल ऋणकर्ता भी हैं और और ऋण के मिटाने का काम भी मंगल ही करते हैं और केतु इसमें उनकी मदद करेंगे। तो हो सकता है कि आपने कोई ऋण लिया हो तो वो इस समय में पूरा हो जाए, आप उसको चुका सकें। 15 जून के आसपास सूर्य और बृहस्पति भी होंगे और मंगल और केतु 7 जून के आसपास होंगे। तो ये समय आपको अपने ऊपर काम करने का है, अपना ध्यान रखने का है। तो सूर्य और बृहस्पति भी 15 जून के आसपास एक राशि में होंगे और सूर्य के बारे में सभी जानते हैं, वो सरकार हैं और बृहस्पति वृद्धि है। तो सरकार से वृद्धि अर्थात सरकारी कार्यों से लाभ, प्रमोशन के योग, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और दशम भाव से वृद्धि के भाव में जाएंगे तो फिर धन और की वृद्धि के बारे में आप लोग
सोच सकते हैं, अच्छा विचार कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, इस समय हो सकता है कि कोई विशेष समय बन जाए, इस समय चांसेस बन जाए कि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। हालांकि सरकारी नौकरी मिलना इस समय में कोई आसान बात तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें आप देखिएगा कि ये सब चीज़ें कैसी रहेंगी। और बृहस्पति जो हैं वो 18 अक्टूबर के आसपास आपके 12वें घर में आ जाएंगे और वह भी विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और 12वें घर में जाकर बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और तेजी से उस समय में वो परिणाम देंगे। विदेशों में यदि कोई काम अटका हुआ है तो वो पूरा होगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा। धार्मिक स्थानों की यात्राएं उस समय में आप कर पाएंगे। यदि विदेश से संबंधित कोई कार्य है, इमिग्रेशन है, वीज़ा है, पीआर है, ये सब आपको इस समय में मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कोई ऋण था तो वो ऋण को चुकाने का भी ये बेस्ट समय होगा। और बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। तो जो पुराने ग्रहों की दशाओं संचरण से ही, उनके गोचर से जो आप प्रॉपर्टी बेचने का कार्य कर रहे थे, उसमें बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपको बहुत सकारात्मकता देगी और आप आराम से अपना कार्य कर पाएंगे। 12वें भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो फिर प्लेस चेंज का योग भी बना सकते हैं। हो सकता है बहुत दिनों से आप कहीं दूर जाना चाह रहे हैं, किसी दूर की यात्रा करना चाह रहे हैं या दूर जाकर अपना कार्य या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो वो इस समय में संभव होगी। और 12वें घर में बैठकर बृहस्पति की एक दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जो कि लीगल मैटर्स का भाव भी है। तो यदि कोई केस था जो बहुत समय से अटका हुआ था, वो इस समय में कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए पूरा हो सकता है। शनि भी कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं। राहु और केतु और मंगल जो है वो तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन शनि और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जो कॉम्प्रोमाइज़, शनि और बृहस्पति कॉम्प्रोमाइज़ कराकर केसेस को निपटाने का काम करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अष्टम पर भी बृहस्पति का प्रभाव है और वो भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि ये शनि और बृहस्पति दोनों का प्रभाव भी है। तो जब भी किसी भाव पर शनि और बृहस्पति दो ग्रहों का प्रभाव होता है, ये दोनों ही ग्रह स्थिरता देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो जीवन में बहुत समय से आप कुछ चेंज लाना चाहते थे, कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ करना चाहते थे, तो यहाँ पर आपको फिर वो पॉजिटिविटी प्राप्त होने की बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी। और हो सकता है कि इस समय में आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलें। तो ये है सिंह राशि वालों के बारे में एक छोटी सी वीडियो जो 2025 के बारे में था। और आइए अब कुछ छोटे मोटे उपायों की बात भी कर लेते हैं। ये आपको 4 रविवार अवश्य ही करने चाहिए। तो मंदिर में आप गुड़ का, गेहूं का और तिल के तेल का दान अवश्य करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। और एक पात्र में जल, दूध और गेहूं के दाने ले लें और फिर उससे शिव का अभिषेक करें और शिव के मंत्रों का जाप करें। चाहे तो वृद्धाश्रम में भी आप कुछ दान करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके नेक कामों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। आप धन, दवाई और खाना, ये तीनों चीज़ें भी आप दान करें तो बहुत अच्छा है। गौशाला में दान करें, वो भी बहुत अच्छा है। तो जब भी ये जितना जल्दी हो सके उतना ही ये दान करें और शंकर जी की उपासना अवश्य करें, शंकर जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय का जाप, ये सब भी आप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ ही सिंह राशि वालों के लिए 2025 में होने वाली ग्रहों की स्थितियों के आधार पर एक छोटी मोटी विवेचना मैंने आज की। तो ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। और अपनी कुंडली में यदि ग्रहों की दशाएं या 2025 आपका कैसे रहने वाला है आप जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।